खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने की पादाश में मरकजी वजीर नारायण रैना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जपलून से नारायण रैना को हिरासत में लिया गया। रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण रैना की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस उनकी संघर्ष थाने लेकर पहुंची है। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काफी दिनों से सलग रही सियासी चिपकलिश अब खुलकर सामने आ रही है। करीब 2 दर्जन कांग्रेस के अरकान असेंबली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत की है और सोनिया गांधी को खत लिखकर सीएम को बदलने का मुतालबा भी किया है। खत में अरकान असेंबली ने लिखा है कि उन्हें कैप्टन पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अरकान असेंबली में सोनिया गांधी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत कई दीगर लीडरान मौजूद रहे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि खामोशी इख्तियार करने को कश्मीर में हालात मामूल पर लौटने से ताबीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दफा 370 और रियासी दर्जा की बहाली के लिए एक करारदाद मंजूर की गई है। हमारे जो भी यहाँ शहरी हैं वो बसेहत सलामत रहे और कोविड से बचते रहे। फिर भी सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई रुकावटें रही और रुकावटों के साथ साथ अफवाहें भी फैलाई गई और कोशिश ये हुई कि एक छोटी सी मीटिंग भी शायद बर्दाश्त नहीं है मौजूदा इंतज़ामिया को। न मालूम क्यों क्या हम जो कहने वाले हैं या जो कुछ आज तक हम कहते आए हैं वो कुछ और नहीं, वही हम मांग रहे हैं जो आईनी पोजीशन हासिल रही जम्मू कश्मीर लद्दाख को 4 अगस्त 2019 तक उसको बहाल किया जाए और ये आईनी हक है हमारा। ये इसकी तावील कौन कैसे करे, इसको कौमी दुश्मनी का निकाब कोई पहनाए, इसके साथ जो मुंसलिक का हमारे कदावर शख्सियात हैं, लीडर हैं, उनको तंग करने की कोशिश करते रहें, स्लैंडरस कैंपेन्स जारी रहे। शायद आज तक हुआ नहीं ऐसा क्या अवाम की आवाज़ को रोका गया, अवाम की आवाज़ को आगे बढ़ने में रुकावटें। यस, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन रुकावटों को बरकरार रखना हमेशा के लिए वो नामुमकिन है तारीखी तौर पर। आपकी वसातत से हम पूरे मुल्क के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टीज से, हर सब के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, हम हक मांगते हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने एक बार फिर अपनी मुहिम तेज कर दी है। रियासत में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन इसमें कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाने वालों की तादाद 60% और दूसरा डोज लगवाने वालों की तादाद सिर्फ 12% है। हुकूमत ने 100% कोरोना टीकाकारी के लिए 25 और 26 अगस्त को कोरोना टीकाकारी महाअभियान चलाने का फैसला किया है। वजीर शिवराज सिंह इस ताल्लुक से आज दोपहर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और इंचार्ज वजीरों से बातचीत करेंगे। 25 और 26 अगस्त को दोनों दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। पहले दिन 25 तारीख को पहला और दूसरा डोज दोनों लगाए जाएंगे निर्धारित सेंटर्स पर, लेकिन 26 तारीख को हमने तय किया केवल सेकंड डोज लगाएंगे। सेकंड डोज वालों को याद दिलाना बहुत जरूरी है और इसलिए सेकंड डोज 26 को विशेष रूप से लगाया जाएगा। मैं सभी कोरोना वॉलंटियर्स से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण,
नगरीय और ग्रामीण निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं को, आदरणीय धर्म गुरुओं को, समाज सेवियों को, अलग अलग संगठनों को, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, टीकाकरण के इस महाअभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि टीकाकरण ही कोविड-19 से बचने के लिए संपूर्ण सुरक्षा। जमीयतुल उलमा लखनऊ के साबिक कारगुजार सदर सलमान खालिद का कहना है कि मसलकी व मिली इत्तेहाद के बगैर हुकूक की बाजियाबी नामुमकिन है। डॉक्टर सलमान खालिद ने कहा कि दाखिली इंतशार खत्म करके ही तरक्की के रिश्ते तय किए जा सकते हैं। हमारी कौम का ये अलमिया है कि हम लोग एक जगह एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं रह पाते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो उलमा इकराम हैं, उनको चाहिए कि बिना मसलकी इख्तलाफात को हटा करके, मजहबी इख्तलाफात को हटा करके सारे तबके के लोगों को, सारे मसालिक के लोगों को एक साथ मिला करके अगर हम काम करेंगे तभी हम मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ कर सकते हैं। वरना इस हिंदुस्तान के अंदर अगर इसी तरह से मसलकी एतबार से या एक दूसरे को नज़रअंदाज कर देने से मीटिंग्स होती रहीं, अलग अलग तंजीमें बनती रहीं, तो यकीनन उसका खमियाजा हिंदुस्तान का मुसलमान उठाएगा और अल्टीमेटली हिंदुस्तान का मुसलमान उठाएगा और हिंदुस्तान को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरी उलमा इकराम से गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं वो अमली तौर पर आने से पहले एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग आ जाएं, मिल करके बात करें, बैठ करके खुदा के लिए बैठ करके बात करें और हम सब की फलाह बहबूद के लिए सोचें। मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए जरूरी है कि हुकूमत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हर रियासत में नाफिज करे। बंगलुरु के दौरे पर आए ऑल इंडिया केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर के सदर सईद मुनव्वर अली शहबाज थंगल ने ये बात कही है। सईद मुनव्वर अली शहबाज थंगल की क़यादत में ऑल इंडिया केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर के वफ्द ने अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के कैंप्स का दौरा किया। इस वफ्द ने इदारे के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और सेक्रेटरी सजाद शरीफ से मुलाकात करते हुए तालीमी समाजी मसाइल पर तबादुल ख्याल किया। केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर के सदर मुनव्वर अली शहबाज थंगल ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुसलमान तालीम और दीगर शोबों में दलितों से भी बिछड़े हुए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों को चाहिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें। Sachar committee report in every state has to implement it is draft. You know, we have found in the Sachar committee found the real situation, the backward situation of the Muslim community in India. So in UPA government they have started different campuses, Aligarh Muslim, different off campuses, one in Kerala and other in Bengal and things like that. So that has to be, you know, that's now the government, the BJP government is not at all promoting that. They're stopping all the fund for that. And some state like Kerala, they have changed the ratio of the student scholarship. केरला में इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, एजुकेशनली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है। और हम लोग यहाँ एजुकेशन में हम एक्सपर्ट्स हैं, इतने साल से हमारे 50 से ज़्यादा साल से हम एजुकेशन चला रहे हैं इधर। तो उनको कन्विंस करें कि स्टूडेंट्स को इधर भेजें और एक स्टूडेंट्स के वास्ते हॉस्टल, फ्री हॉस्टल बनाएं, ताकि कोई भी आउट ऑफ स्टेट बच्चा आके इधर रखे फ्री में पढ़े, तो उस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हमारा पहला प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमें लोग जो है मिलना है, जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया हैं, रहंदे कोई भी स्टेट में रहंदे, तमिलियंस रहंदे, मलयालीज रहंदे या कश्मीर के रहंदे, बंगाल के रहंदे, हमें सब मिलना है, मुसलमानों को मिलना है, एक होना है, आपस में अपने हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमें शेयर करना है। मैं समझता हूँ कि बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने जो खिदमत केरला में किए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम, मोस्ट पर्टिकुलरली केरला में जो लिटरेट बने आवाम, तो ये इसमें बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि वहाँ से
जो अलमीन के इंस्टीट्यूशन शुरू हुए, वो देखकर बहुत सारे इदारे वहाँ पर सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खिदमत कर रहे हैं। और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो केरला में है, वो भी तकरीबन 50 से ज़्यादा अदारे चलाते हैं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। हिंदुस्तान में जहां तकरीबन हर शहर पानी की हुसूलियाबियों और खुद इन्हसारी के लिए जदोजहद कर रहा है, वहीं अब साफ तरीन शहर इंदौर को भी अब मुल्क का पहला वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया जा चुका है। किसी शहर को वाटर प्लस तभी करार दिया जाता है जब उसका सीवरेज दरिया नाले के पानी में नहीं गिरता और इसके गटर के पानी को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मिशन वाटर खुसूसी रिपोर्ट। वाटर प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ने, खासकर महुआ ने इसको जब इंट्रोड्यूस किया, इसका उद्देश्य था कि म्यूनसिपल लिमिट में जितने भी हाउस होल्ड हैं या जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटिटीज़ हों या रेजिडेंशियल हों या इंडस्ट्रियल भी, उन सभी से निकलने वाला जितना भी सीवर है, हम लोग उसको 100% ट्रीट करें और ट्रीटेड वाटर ही किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए। वाटर बॉडीज़ में भी रिवर स्ट्रेचेस हैं इंदौर के पास में 2, सरस्वती और कान। इसके अलावा 17 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 20 to 21 पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं। जो हमारा टोटल सीवरेज जनरेशन है शहर का, लगभग 310 MLD के आसपास है, उसका 30% हम लोग ट्रीटेड वाटर का रीयूज़ करें। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सैनिटेशन का काम करते हैं, वो सारे के सारे सीवर नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। इसको ट्रीट करके नेक्स्ट हम लोग जितना भी हमारा स्टॉर्म वाटर है, कैच द रेन जो मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है, उस पर काम करने का है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें। लगभग अगर आप देखेंगे तो पुराने इंदौर के आधे ट्यूबवेल्स, आधे से अधिक ट्यूबवेल्स ई कोली और अन्य बैक्टीरिया से पॉल्यूटेड रहते हैं। तो एक तो वाटर प्लस हो जाने से, क्योंकि अब ओपन सरफेस ड्रेन्स में गंदा पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगले 6 महीने से साल भर में आप देखेंगे कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो यहाँ क्लीन हो जाएंगे और उनमें जो पॉल्यूशन है ई कोली का या अन्य बैक्टीरिया का, अन्य प्रकार वो पॉल्यूशन से फ्री हो जाएंगे वो। दूसरा, जो सरफेस में गंदा पानी जब बहता है तो ये कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, गंदगी या हेल्थ हैजार्डियस चीज़ों को लेके मूव करता है। या जो इन नदी नालों के किनारे जो बसी हुई कॉलोनीज थी, बस्तियाँ थी, वहाँ के लोगों को डेफिनेटली ये हेल्थ जो हैजार्ड था वो दूर होगा और उसका फ़ायदा वहाँ के रहवासियों को मिलेगा। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। अफगानिस्तान के खातरा की बड़ी दुख भरी कहानी है। खातरा 10 महीने पहले इलाज के लिए हिंदुस्तान आई। वो फिलहाल अपने खानदान और बच्चों को लेकर तशवीश में मुब्तला है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि खातरा अफगानिस्तान पुलिस के अफसर रह चुकी है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को भी अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। खातरा का कहना है कि अफगानिस्तान में खातून पुलिस एहलकार को बुरी नजर से देखा जाता है, उनके किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। खातरा का कहना है कि उसकी आंख निकाली गई है, अब वो देख नहीं सकती और मेरे बच्चे और खानदान अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। खातरा 10 महीने पहले अपने इलाज के लिए भारत आई थी और आपको बता दें कि वो अफगानिस्तानी पुलिस में पूर्व कमांडर रह चुकी हैं। आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अफगानिस्तान की पूर्व पुलिस अधिकारी खातरा। क्या ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर आई थी? क्योंकि मुझ पर वहीं पर तालिबान ने अटैक किया और मैं काम से जा रही थी अपने घर की तरफ और उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया। क्योंकि 8 ब्लूट लगे मुझे, 8 चाकू लगे मुझे और सर पे ब्लूट लगने के बाद मैं फिर बेहोश हो गई थी और मेरे दोनों आंखें चाकू से निकाल दिए गए उन्होंने। जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर का कहना ये था कि इसकी आंखें तो बिल्कुल बाहर निकल चुकी है, इसका कुछ इलाज हम नहीं कर सकते। और फिर आंखों के ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल देख नहीं पाई फिर। और फिर उधर जब इनको पता चला कि ये ज़िंदा है अब भी, तो इन्होंने फिर से मेरी तलाश शुरू किया था और मेरे वजह से मेरे पूरे फैमिली को भी ख़तरा था।
और मेरे पति को भी ख़तरा था, वो पूछ रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो मेरी यही थी यहाँ पर आने के लिए कि हम इलाज के लिए आए। अच्छा, आप खतरा ये बताइए, उन्होंने आपकी आंखें निकाल दी, आप ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, आपने कहा कि आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को खतरा था, लेकिन आप तो पुलिस में थी, कमांडर थी, तो क्या पुलिस वालों के साथ भी इस तरीके का सलूक किया जाता है वहाँ पर? हाँ, जो कि अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है और पहले भी हुआ। वहाँ पर मेरे लगने के बाद 2 और औरतों को ऐसे बुरे तरीके से मार दिया उन्होंने, जबकि उनके बच्चे घर ऐसे बिखर गया। और अभी 1 महीने पहले 2 और ऐसे औरतें जो मेरे साथ काम करती थी, मैं उसको जानती हूँ, उनको जान से मार दिया इन्होंने, अगवा कर लिया था और फिर बहुत वहशतनाक की तरह से बस उसको मार कर उधर फेंक दिया गया। क्योंकि बस गुनाह उनकी यही होती है कि वो अपने आवाम के लिए खिदमत करती थी और पुलिस में थी। बस पुलिस में थी तो क्या महिलाओं के साथ इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, उनके कैरेक्टर को इस तरीके से देखा जाता है वहाँ पर? वो उनका कहना यही है कि आप जो भी करो हमारे हिसाब से करो, जो हम बोलेंगे हमारे रहने के, जैसे हम आपको रहने के लिए बोलेंगे आप वैसे ही करोगे। और अगर आज जैसे हम आपको बोलेंगे कि उसको मारो, उसकी जान लो, आप वही करोगे। और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके साथ ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर अभी हम बात करें तालिबान की, जिस तरीके से अटैक किया, कैप्चर कर लिया, तालिबान कह रहा है कि वो बदल चुका है, महिलाओं को सारे अधिकार दिए जाएंगे, क्या लगता है आपको? ये तो झूठ है, ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान सकती ना। तो क्योंकि पहले भी उन्होंने इस्लाम का दावा किया था और वो जो भी कर रहे थे वो इस्लाम के दावे से बोल कर रहे थे कि हम इस्लाम पे खड़े हैं, हम तो इस्लाम चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और अब भी मैं नहीं मान सकती कि उन औरतों को जिन्होंने इतना पढ़ा लिखा और वो उनकी ख्वाहिश है कि वो कुछ काम करे, आगे बढ़े, और मुझे नहीं लगता कि ये उनको आगे जाने के लिए उनको इजाज़त दे देंगे और वो वापस अपना काम करेंगी, अपने घर में अपने बच्चों को संभाल पाएगी। क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। बोलते हैं, करते नहीं है। अच्छा, अब तक उन्होंने ऐसे किया है। अच्छा खतरा, ये बताइए कि वहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं जिस तरीके से कैप्चर कर लिया, स्पेशली अगर हम विमेंस की बात करें तो वीडियोस भी आ रहे हैं, वहाँ से इतनी खबरें भी आ रही कि तालिबानी जो हैं घरों में घुसकर जो महिलाएं हैं उन्हें ले जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, क्योंकि किया गया है वहाँ पर इन औरतों के साथ। मैंने जो पुलिस में अपना काम करना शुरू किया, मेरा बस यही मकसद था कि उधर औरतों के साथ बहुत जुल्म हो रहा था और मेरी अपने आंखों से देखा हुआ हाल जो था, और मेरा कोशिश यही था कि मैं खुद पुलिस में जाऊं और इन औरतों को अपना हक दिलाऊं और इनसे छुटकारा लाऊं, इनसे छूट जाए ये। पर के अफसोस में वो कुछ नहीं कर पाई। और सबसे बड़ा दुख मुझे यही है कि वो सब औरतें अब इतनी डर में आ चुकी है, इतनी डर रही है कि जो पहले थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी अब वो भी नहीं कर सकते। अब घर में रहते हुए दिन रात उनको डर लगा हुआ है, वो अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं दे सकते। मेरे खुद बच्चे वहीं पर ही है, सुबह शाम फ़ोन करके रो रहे कि तालिबान दरवाज़ा खटखटाते हैं और पूछते हैं कि आपकी मम्मी कब आएगी, आपका पापा कब आएगा, और अगर उनको नहीं बुलाओगे वो नहीं आएंगे तो हम फिर आप जो भी चाहेंगे वो करेंगे आपके साथ, और हम कर भी सकते हैं। तो तालिबान क्या लगातार थ्रेट भी दे रहा है? आपका परिवार, आपने कहा कि बच्चे वहाँ पर हैं, महफूज नहीं है, क्या डर लगता है, क्या चिंता सता रही है? बस यही बोल रहे कि वो क्यों नहीं आ रहे, वो उनको बोलो कि आ जाए, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपके साथ जो कुछ हो जाएगा फिर हमसे कुछ शिकवा नहीं करना, क्योंकि हमने आपको बोल दिया। रात को जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं और उतने डर में रहते हैं, जब फ़ोन करते हैं तो रोते हैं। पर मुझे यहाँ पर बहुत चिंता होती है, पर फिर भी जब मुझसे कोई पूछता है और जो उन्होंने किया है मैं तो वो बोलूँगी, जैसे अब बोल रही हूँ आगे भी बोलूँगी। वो वहाशी लोग जो कर रहे हैं ये तो आगे और भी करेंगे, ये जो बोल रहे हैं वैसे करेंगे नहीं। खतरा एक चीज और है कि वहां पर अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया जाए तो किस तरीके से सजा दी जाती है, कितना टॉर्चर किया जाता है, आप उसका प्रमाण है मेरे सामने, आंखें आपकी निकाल दी गई, आपको इतना बड़ा टॉर्चर किया गया, तो मना करने की इतनी बड़ी सजा? हाँ, वो मना करेंगे और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो शायद मुझसे बढ़कर
बदतर सजा भी उनको देते हैं, उनको मारते हैं। और कई औरतें तो ऐसे हैं कि उनको जान से नहीं मारते हैं, पर ऐसे मारते हैं उसको कि वो पल पल मरे। मरने के लिए तड़पती है, पर वो उनको मरने भी नहीं देते। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल है कि लोग परेशान हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं अफगानिस्तानी लोग, वो भी परेशान हैं, उनके परिवार वहाँ फंसे हुए हैं। आपके बच्चों से बात हुई, आपने बताया कि वो परेशान है, कहते हैं कि हमें भी यहाँ पर आए। तो क्या तालिबान बदले स्वरूप की जो बात कर रहा है, आपने कहा कि वो बदलेगा नहीं, तो तालिबान को कभी लोग वहाँ पर कबूल करेंगे, नहीं करेंगे? किस तरीके के हालात रहेंगे? क्या आप अफगानिस्तान आप वापस जाना चाहती हैं फिलहाल? नहीं, मैं तो अफगानिस्तान जाकर भी नहीं जाऊंगी। और बस मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं अपने बच्चों को निकालूं, और वो सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक तो कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर आप पूरे मुल्क को मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस अपलोड डाउन करें और जाइए फिर जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुका है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो फिर आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।